समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। आज 9 जून 2021 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द हिंदू एनालिसिस लेक्चर। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो विजिट studiiq.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आज का लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो पहली खबर यह है, जिसके बारे में हमने कल भी विस्तार से चर्चा की थी। भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 75% वैक्सीन्स खुद खरीदेगी मैन्युफैक्चरर से, और ये वैक्सीन्स जो हैं ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। सेकंड खबर यह है कि 44 करोड़ कोविड वैक्सीन के डोजेस जो हैं वो हमारे देश में अवेलेबल होंगे बाय दिसंबर 2021। टोटल हमारे देश में 23.88 करोड़ डोजेज दिए गए हैं। नेशनल रिकवरी रेट भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, 94.3% तक पहुंच गया है। साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में हमने बात की थी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो मॉनसून का सीज़न है एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर की वजह से फिर इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। हमने लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारे में बात की थी, तो बताइए कि भारत की लॉन्ग पीरियड एवरेज कितनी है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आज के लिए आपका पहला प्रश्न है। FCI ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 69 लाख टन फ्री फूड ग्रेन्स सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइड किए हैं अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके बारे में भी आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में ये कहा है कि इसका मेन मोटो लक्ष्य यह है कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाएं और मेक फॉर वर्ल्ड बनाएं। हम भारत के लिए तो हमारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ भारत के लिए नहीं, हम दुनिया के लिए भी डिफेंस के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारत में बनाना चाहते हैं, उनको सप्लाई करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है हमारा। यू कैन से कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस इंपोर्ट्स में तो हम टॉप 3 प्लेयर्स में होते हैं, लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट में हम धीरे धीरे आगे बढ़कर एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इश्यू की हैं ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज को लेकर, उनके डेवलपमेंट के लिए। इंडियन नेवल शिप तरकाश कुवैत और सऊदी अरेबिया से जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स को लेकर मुंबई पहुंच गई है। रेलवे ने 27,600 टन जितना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 15 राज्यों तक पहुंचाया है। बांग्लादेश में कोविड के सबसे ज़्यादा, पिछले 40 दिनों में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले, और पिछले 30 दिनों में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर भी बांग्लादेश में देखने को मिला। अमेज़ॉन, रेडिट, ट्विच, ये बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा आउटेज हुआ, तो इसकी वजह से ये वेबसाइट्स जो हैं वो काफ़ी डाउन थी, और एक ग्लोबल ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, ग्लोबल क्रैकडाउन किया गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है उसके खिलाफ, और इसमें बहुत सारे लोग, 18 अलग अलग देशों के 100 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ओपिनियन एडिटोरियल्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद जो हैं ये मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि अब्दुल्ला शाहिद जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76th सेशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। उनको लगभग 140 से ज़्यादा वोट्स मिले, और उनके सामने जो इलेक्शन में खड़े थे उनको बहुत कम वोट्स मिले, 140 प्लस वोट्स, यानी कि ज़्यादातर देशों ने आपके कैंडिडेट को या फिर अब्दुल्ला शाहिद को वोट दिया, उनका समर्थन दिया। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अ टाइनी आइलैंड नेशन, एक छोटा सा देश मालदीव्स, राइट। तो ये रहा भारत, एज यू कैन सी हियर, दिस इज इंडिया,
और इंडिया के थोड़े साउथ में जाएं, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं उसके डायरेक्टली अगर आप साउथ में चले जाएं तो आपको ये आइलैंड देश मिलेगा, दिस इज़ मालदीव्स। मालदीव्स के साथ भारत के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, एज वी ऑल नो, हमने काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन भी की है। मालदीव्स जो है ये इंडियन ओशियन का एक आइलैंड नेशन है, बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स जो हैं वो इसके पार्ट हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट चैनल्स भी हैं, यानी कि जो पानी का रास्ता होता है वो यहाँ से गुजरता है। तो एक है इक्वेटोरियल चैनल, तो इसको 0 डिग्री चैनल भी कहते हैं। तो रिमेंबर कि अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि 0 डिग्री चैनल जो है तो वो किस देश से गुजरती हैं, तो इट इज़ मालदीव्स। इसके अलावा दो दूसरी चैनल्स भी हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक है करदिया चैनल और दूसरी है वेमांडू चैनल। अब मालदीव्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि सितंबर जो 2020-2022 एक साल के लिए अब्दुल्ला शाहिद जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। और मालदीव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके कोई व्यक्ति जो हैं वो, पूरी यूएन की हिस्ट्री देखें तो फर्स्ट टाइम मालदीव्स के कोई व्यक्ति जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं। तो मालदीव्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और साउथ एशियन रीजन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट खबर है। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि सार्क ग्रुप जो हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो इस ग्रुप में 8 देश हैं और इन 8 देशों में से एक देश है दैट इज़ मालदीव्स। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको पता भी होगी रेगुलर स्टूडेंट्स, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है पिछले 10 या फिर 15 दिनों, एक फोर्टनाइट के अंदर हमने सार्क के बारे में बात की थी, तो इसमें हमने सार्क के सारे देशों को भी देखा था। ये सिर्फ मालदीव की जीत नहीं है, ये उन 52 देशों की भी जीत है, जो एक ग्रुप है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, सिड्स। तो ये सिड्स के 52 देशों की भी जीत है, क्योंकि ये छोटे छोटे आइलैंड नेशंस जो हैं वो एक लंबे टाइम से बड़े बड़े देशों को ये बता रहे हैं कि आप जो कार्बन एमिशन है उसको रोकिए, आप पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करें। जो भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि बड़े बड़े देशों के पास बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जिनसे वो पूरे जो सी का एरिया है, तो कुछ मछलियाँ पकड़ने के चक्कर में आप कह सकते हैं इतने बड़े मशीन्स, पावरफुल शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसको कहते हैं बॉटम ट्रोलिंग। लेट मी राइट इट डाउन हियर। बॉटम ट्रोलिंग जो है, तो बड़ी सी एक नेट होती है, उसको रिलीज़ किया जाता है, फिर ये नेट जो है वो समंदर जो है उसके बॉटम तक पहुंच जाती है, और फिर ये पावरफुल बोट जो है उसको घसीटती है। जस्ट लाइक आपने खेतों में ट्रैक्टर को देखा है, तो ट्रैक्टर में कैसे पीछे कुछ मशीन्स होते हैं और वो पूरी जो ज़मीन है उसको खोद डालते हैं, वैसे ही ये बॉटम ट्रोलर्स जो हैं वो एक बहुत ही ताकत से सारी चीज़ों को ऐसे खींच लेते हैं, और इससे होता यह है कि आप जो मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं वो तो उसमें आपकी नेट में फंस जाती है, लेकिन इसके अलावा दूसरी जो ऐसी स्पीसीज़ हैं, टोटोइज़ हैं, फिर दूसरी जो इकोसिस्टम है वहाँ का फ्लोरा है, वेजिटेबल्स हैं, या फिर जो प्लांट्स हैं समंदर के अंदर, तो वो भी उसमें से निकल जाते हैं। तो बहुत डैमेज होता है, बेसिकली मराइन इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ही डैमेज होता है। तो ये एक कंप्लेन है छोटे आइलैंड देशों की। दूसरी चीज़, कार्बन एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ पिघल रहा है एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका इज़ इन द सदर्न पार्ट, ये कॉन्टिनेंट है। फिर आर्टिक ओशियन की बात करें तो वहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अब जब बर्फ़ पिघलने लगता है तो धीरे धीरे जो सरफेस वाटर है, पूरी दुनिया के जो ओशियंस हैं उनका सरफेस लेवल भी राइज हो रहा है। तो ये छोटे आइलैंड जो हैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित होते हैं। एक तो उनके पास ज़मीन कम है, और उसमें से भी बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो धीरे धीरे डूबने लगे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि आने वाले कुछ दशकों के बाद बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो पानी के अंदर हो जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन कि ये सारे लोग जाएंगे कहाँ।
तो जब एक छोटा देश, एक ऐसा छोटा आइलैंड देश जब एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनता है, तो ये इस बात का एक सबूत है कि ये छोटे देश जो हैं उनको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो भी पावरफुल देश हैं, राइट। उनका एक खुद का कल्चर है। मुझे आज भी याद है कि एक बॉन कॉन्फ्रेंस हुई थी। बॉन कॉन्फ्रेंस, बॉन जो है ये जर्मनी का एक सिटी है, और क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। और एक छोटा सा देश जो है, आइलैंड देश, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, लेकिन किरिबाती आइलैंड, आई थिंक इट वाज किरिबाती। तो ऐसा एक आइलैंड देश जो है वो उस टाइम का हेड था। मीन्स बॉन में जो कॉन्फ्रेंस हुई जर्मनी में, तो हेड जो था वो छोटा सा देश। और उस छोटे से देश ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो दुनिया के सामने रखे हैं, जो बड़े बड़े देश जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये छोटे आइलैंड देशों के लिए, और इसके साथ साथ डेवलपमेंटल चैलेंजेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर हमें एक प्रॉपर डिबेट या फिर एक इन टॉपिक्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलेगा, ऐसा लग रहा है, बिकॉज ऑफ दिस विक्ट्री ऑफ मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर। भारत की बात करें तो भारत ने हमेशा मालदीव्स को सपोर्ट किया है। बीच में ऐसा थोड़ा वक्त था, कुछ ऐसे 5 साल थे जब मालदीव्स में जो सरकार थी वो एंटी इंडिया थी, लेकिन वो इलेक्शन हार गई। काफ़ी करप्शन और बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें भी हो रही थी। और लेट मी ऐड वन मोर पॉइंट हियर आपकी समझ के लिए। मालदीव्स एक छोटा सा देश है, लेकिन आईसिस का जब जन्म हुआ तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो यंगस्टर्स जो हैं वो मालदीव्स से आईसिस को ज्वाइन कर रहे थे। तो यहाँ पर इस प्रकार की वहाबिज़म और ये ब्रेन वॉशिंग और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी मालदीव्स में। अगर आप दूसरे देशों का, अगर यूके जैसे देश के 100 लोग आईसिस को ज्वाइन कर रहे हैं और मालदीव्स जैसे छोटे देश के अगर 5 लोग भी कर रहे हैं तो दैट इज़ अ बिग थिंग। तो रेशियो वाइज काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस प्रकार की चपेट में आ गए थे। और उस टाइम पर सरकार भी जो थी वो एंटी इंडिया थी, प्रो चाइना थी। ये सारी आइलैंड बेचने की बात चल रही थी, और वहाँ पर चाइना को पोर्ट्स देने की बात और ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो भारत के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी डेंजरस चीज़ें हैं। लेकिन फिर नई सरकार बनती है वहाँ पर, और भारत ने फुल सपोर्ट किया। और नवंबर 2020 में ही, लास्ट ईयर ही, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला साहब ने क्लियरली अनाउंस कर दिया था कि भारत जो है वो मालदीव को ही सपोर्ट करेगा। अब अफ़गानिस्तान के भी एक व्यक्ति जो हैं वो इस पर्टिकुलर इलेक्शन में पार्ट ले, वो भी एक कैंडिडेट थे, लेकिन अफ़गानिस्तान ने उस टाइम पर अपने जो कैंडिडेट हैं उनका नाम अनाउंस नहीं किया था। और क्योंकि उन्होंने अनाउंस नहीं किया था, मालदीव्स ने पहले अनाउंस कर दिया था, तो भारत ने पहले ही मालदीव्स को सपोर्ट व्यक्त कर दिया था। अब वी हैव टू मेक श्योर कि हम अफ़गानिस्तान को नाराज़ ना करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है भारत का। दूसरी चीज़, आपको पता होगा कि 2 सालों के लिए भारत जो 2020 के स्टार्टिंग से 2022 के एंड तक भारत जो है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। तो ये सीट हमें इसलिए मिली क्योंकि अफ़गानिस्तान ने कंपटीशन में से अफ़गानिस्तान निकल गया। अफ़गानिस्तान ने कहा कि भारत अगर यहाँ तक पहुँच जाता है तो हम इससे खुश हैं, हम इसमें कम्पीट करना नहीं चाहते भारत के साथ। तो दिस वाज लाइक ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। और यहाँ पर हमने मालदीव्स को सपोर्ट किया है, अफ़गानिस्तान के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया है। तो वी हैव टू ऑफ कोर्स हैव अ वर्ड विद अफ़गानिस्तान के भाई ये रीजंस थे, और इसमें हम सभी का फ़ायदा है। तो इसमें कोई सार्क के सभी देश हैं, तो इसमें कंपटीशन करना कोई it's not going to be beneficial for any one of us. Anyway, the focus now shifts to this tenure and South Asia, issues such as impact of coronavirus pandemic and equitable access to vaccines. ये 2 चीज़ें, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट तो है ही, इसी के साथ साथ साउथ एशिया में कोरोना वायरस की वजह से कितने सारे लोग इन्फेक्ट हुए हैं। तो ये एक कोरोना वायरस को रोकना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और इसी के साथ साथ सभी देशों को, साउथ एशिया के सभी देशों को वैक्सीन मिले, टाइम पर वैक्सीन मिले, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसके ऊपर मालदीव्स फोकस करेगा। एंड ऑफ कोर्स भारत इसमें मालदीव्स को पूरा सपोर्ट करेगा।
मिस्टर शाहिद जो हैं ये ऑलरेडी भारत के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो दिस वाज आल्सो वन रीज़न। दूसरी चीज़, नेक्स्ट ईयर हम 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे और हम यूएन में भी इसको सेलिब्रेट करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे, भारत इसको प्रोजेक्ट करने वाला है, तो उस टाइम पर भी मालदीव्स काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंडिया यूएनएससी में है जैसे मैंने आपको बताया, और मालदीवियन प्रेसिडेंट, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जो हैं वो मालदीवियन होंगे, तो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक साउथ एशिया का जो वेट है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा है यू कैन से। तो लेट्स होप कि ये सारे बड़े बड़े चैलेंजेस को मालदीव्स और भारत के सपोर्ट से मालदीव्स जो हैं वो सॉल्व कर पाएँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्डिंग ट्रस्ट इन गवर्नेंस। कोविड के सेकंड वेव की बात करें, फर्स्ट वेव में भी ये हुआ था, सेकंड वेव में बहुत सारे ब्रेड विनर जो हैं, ब्रेड विनर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार के सोर्स ऑफ इनकम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर ब्रेड विनर की मृत्यु हो जाती है तो जस्ट इमेजिन कि उनके ऊपर डिपेंडेंट बाकी के जो 2-3 या फिर परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी सिचुएशन क्या हो जाएगी। जस्ट इमेजिन, आई विल गिव यू वन टिपिकल एग्जांपल। एक परिवार में एक फादर हैं, एक मदर है, और उन दोनों के लेट्स से बॉय और गर्ल 2 बच्चे हैं। जस्ट इमेजिन कि जो बॉय है वो क्लास 10th में हैं, जो गर्ल हैं वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, और अचानक से जो फादर हैं उनकी मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ कोविड-19। मदर जो है वो हाउसवाइफ हैं, तो उन्होंने आज तक कोई प्रोफेशन में पार्ट नहीं लिया है या फिर कोई बिजनेस नहीं किया है, जॉब नहीं की है। फादर ही सारे पैसे जो हैं वो कमाकर घर में ले आते थे। अब इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, इस परिवार की सिचुएशन क्या हो जाएगी? ये धीरे धीरे गरीबी की चपेट में आ जाएगा। 6 महीने 2-3 महीने जब भी सेविंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे कि आप पढ़ाई भी नहीं छोड़ पाएंगे। अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर पूरा जीवन जो है वो आपको ऐसे ही छोटे बड़े काम करते रहने पड़ेंगे। आपका जो पोटेंशियल है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट कैच 22 सिचुएशन। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आएगा। अब सेकंड वेव के टाइम पर या फिर उससे पहले या फिर इन जनरल, अगर मैं कहूँ इन जनरल, तो भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, ये भारत सरकार के लिए भी प्रॉब्लम है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, लोगों के लिए प्रॉब्लम है, दैट इज ट्रस्ट। हम हमारी सरकार पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। आर यू विथ मी? डू यू एग्री विथ दिस पॉइंट कि हम उतना ज़्यादा भरोसा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ गलत होता है लेकिन फिर भी वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, वो कोर्ट्स नहीं जाएंगे। कई लोग होते हैं जिनके दूसरे इश्यूज हैं तो भी वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे आपकी लोकल बॉडी में, म्यूनसिपैलिटी में, या फिर आप एमएलएज के पास, सरपंच के पास नहीं जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन आपकी बात सुनने वाला है। तो क्या यहाँ पर लोग का जो सोचना है वो गलत है? नहीं, क्योंकि लोगों को अलग अलग जगहों से ये एक्सपेरिमेंट्स एक्सपीरियंसेस हुए हैं, नॉट एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस हुए हैं कि उन्होंने अगर कंप्लेन करने की कोशिश भी की तो कुछ नहीं हुआ। तो इस चीज़ की वजह से सोशल ट्रस्ट जो है वो हमेशा हमारे देश में काफ़ी कम रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब हम देखें तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, जैसे कि अगर हम ओला या फिर उबेर में कैब बुक करते हैं, तो पहले ऐसा था कि आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, हम मुंबई के बारे में काफ़ी सुनते थे, या फिर दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ऐसे बड़े शहरों के बारे में सुनते थे कि अगर आप बाहर से किसी दूसरे शहर से वहाँ पर जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर बस स्टेशन से नीचे उतरते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स या फिर रिक्शा चलाने वाले लोग जो हैं वो आपको पूछेंगे कहाँ जाना है। उनको पता रहता है क्योंकि इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस है, वो देखकर पता चल जाएगा बॉडी लैंग्वेज से कि भाई ये इस शहर में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, ये बाहर से आया हुआ। जब आप कम्युनिकेट करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि ये लोकल व्यक्ति नहीं है, ये कहीं बाहर का व्यक्ति है।
तो फिर वो आपको एक लंबा रूट ले जाएंगे ताकि ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएं, ऐसा ये सारी चीज़ों के बारे में हम सुनते थे। लेकिन फिर नई टेक्नोलॉजीज आई, नए बदलाव आए। ओला की कैब जब हम बुक करते हैं तो हमें ओटीपी मिलता है, ये ओटीपी से मीन्स हम ट्रैक कर सकते हैं हमारी कैब को। फिर ओटीपी जब देते हैं तो वो ओटीपी काम भी करता है, फिर हम बैठ जाते हैं, ये वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो मीन्स एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, आपने एक बार बुक करवाई, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिर आपका भरोसा जो है वो, और लोग भी यूज़ कर रहे हैं, आपके दोस्त बताएंगे, फ्रेंड्स बताएंगे, फैमिली मेंबर्स बताएंगे, रिलेटिव्स कहेंगे कि नहीं द बेस्ट इज़ टू गेट ओला या फिर उबेर, वट जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। सेम थिंग वी कैन डू विथ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। दूसरी चीज़, जब ओला या फिर उबेर या फिर इस प्रकार की सर्विसेज में कोई गलत चीज़ होती है, कुछ भी, राइट, आप अपना वॉलेट भूल गए थे और फिर आपका वॉलेट टोटली गुम हो गया, किसी ने वापस नहीं दिया, या फिर कोई फ़ोन नहीं आया, आपने फ़ोन किया तो वो वॉलेट नहीं मिला, वट कोई भी एग्जांपल आप इसमें फिट कर सकते हैं। तो जब, या फिर लेट्स से ड्राइवर ने मिसबिहेव किया आपके साथ, तो अगर मिसबिहेव किया और आपने कंप्लेन की और फिर पता चलता है कि उसको पनिश किया जाता है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया या फिर उसकी रेटिंग्स कम कर दी गई, कुछ भी, तो ऐसे जब मैकेनिज़म्स होते हैं, जब लोग अकाउंटेबल हो जाते हैं, तब ट्रस्ट भी जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा देने की कोशिश करेगा, तो अगर कुछ गलत होता है तो आपको पता है कि आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से ट्रस्ट डेवलप होता है। और हमारे यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंसेस, और फिर करप्शन भी है गवर्नमेंट में काफ़ी। और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस तो ये होता है कि आपने पैसे भी दिए, रिश्वत भी दी, और आपका काम नहीं हुआ। और एक पावर इम्बैलेंस होता है, जो पावरफुल पोजीशन पर बैठते हैं लोग, या फिर कोई, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी पोजीशन के ऊपर, लोकल लेवल पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक पावरफुल मीन्स जो जगह पर वो बैठते हैं, जिस डेस्क के ऊपर हैं, तो वहाँ के कुछ पावर्स उनको पता है। तो सिटीजन्स को जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आई एम श्योर आपको पता होगा, ज़रूरी नहीं है आपके साथ हुए हों, लेकिन आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से नथिंग विल हैपन टाइप ऑफ माइंडसेट जो है वो क्रिएट हो जाता है, और ट्रस्ट जो है ऐसी सिचुएशन में आपको देखने को नहीं मिलता है। अब एक ई गव फाउंडेशन है, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक पूरा सेवा नाम का एक सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया 110 टाउन्स और सिटीज़ में। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि आपकी कोई कंप्लेंट है तो फिर आप उसको कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, फिर आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, आपको एसएमएस से नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, कंप्लीशन डेट आपको दी जाएगी, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके खिलाफ एक्शन, ये सारी चीज़ें। तो जब आपको कम्युनिकेशन लूप में रखा जाता है, आपको पता है कि आपकी कंप्लेंट का क्या हुआ, कब इसको सॉल्व किया गया, उसका कोई फाइनल सॉल्यूशन या फिर कंक्लूजन तक पहुंच गई आपकी कंप्लेंट, तो इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। और फिर आंध्र प्रदेश में यह भी किया गया कि लोगों के स्टार रेटिंग पूछे गए, मीन्स स्टार रेटिंग आपको देना है 1 to, जैसे हम मोबाइल ऐप और एक अलग अलग जगहों पर देते हैं 5 स्टार, यानी कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला आपको, 4 स्टार, 3 स्टार एक्सेट्रा। और कई लोग अगर रेटिंग नहीं देते हैं तो फिर उनको एक फ़ोन कॉल किया जाता है और पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो पूरा कैसा रहा। तो इस चीज़ को करने की वजह से रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हुआ, सिटीज़न का ट्रस्ट जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगा। तो यही चीज़ जो है वो हमें हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पर इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है कि लोगों की कंप्लेंट, फिर कब कैसे उसको सॉल्व किया गया, और फिर लोगों का फीडबैक मांगना। तो इससे हम ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। और एवरी लेवल पर जब भी किसी ने कंप्लेंट की, उस टाइम पर किस प्रकार से उनकी कंप्लेंट को ईजिली एक्सेप्ट किया गया, उनको टाइम पर एसएमएस मिल गया, डेट मिल गई, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे ओकेजन्स ऐसे हैं जो ट्रस्ट सिग्नल भेजते हैं। और ऐसे ट्रस्ट सिग्नल से लोगों का ट्रस्ट जो है वो इम्प्रूव होता है। जब लोगों का ट्रस्ट इम्प्रूव होगा तो वो सरकार के साथ कोऑपरेट भी करेंगे, सरकार की मदद भी करेंगे। अगर आपके एरिया में कुछ गलत हो रहा है और आपने लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया, पुलिस स्टेशन ने उसके ऊपर एक्शन ली, एक्शन लेने के बाद आपको फीडबैक दिया कि भाई हमने ये एक्शन ले ली, थैंक यू वेरी मच, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ गलत देखेंगे तो आप फिर से फ़ोन कॉल करेंगे। तो ये ट्रस्ट जो है, ये कैसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अगर फ्यूचर में आप लेट्स से आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बन जाएं या फिर बैंक के मैनेजर बन जाएं,
या फिर कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करके अगर आप एक पावरफुल पोजीशन पर पहुंचते हैं तो उस टाइम पर कैसे आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हैं। ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। ट्रस्ट अगर है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिटीजन्स की मदद से कर सकते हैं, एक बड़ा बहुत पॉजिटिव बदलाव ला। तो इंटरव्यू में आपको शायद पूछा जाए ऐसा प्रश्न कि कोविड के टाइम पर लोगों का भरोसा जो है वो सरकार के ऊपर या फिर मशीनरी के ऊपर इतना नहीं रहा, तो हाउ यू आर गोइंग टू, कैसे आप रिस्टोर करेंगे। तो आप ये ट्रस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मंडे को एक अनाउंसमेंट किया कि दिवाली तक ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। स्टार्टिंग में इसको मई और जून तक एक्सटेंड किया गया था। बेसिकली ये पूरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको अप्रैल लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम पर लॉन्च किया गया था, ताकि गरीब लोगों को खाने पीने की चीज़ें जो है वो सरकार फ्री में प्रोवाइड करे। इसमें आपको 5 किलोग्राम वीट और राइस दोनों में से एक चीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और टारगेट ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 80 करोड़ लोगों को ये बेनिफिट दिया जाए। अब कोविड की वजह से कितनी तबाही हुई, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ब्रेड विनर्स चले गए, कई लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं, राइट, उनकी जॉब नहीं है, वो किसी रेंट रूम में रहते हैं, या फिर बहुत सारे अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो उनको एटलीस्ट खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मिल जाए। तो दिस इज़ ए गुड स्टेप, ये एक वेलकम डिसीजन है कि इसको दिवाली तक एक्सटेंड किया गया है। दूसरी चीज़ कि हमारे पास बफर स्टॉक जो रखना है उससे कई ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं, तो इनका क्वांटिटी जो है दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। इसके डिस्ट्रीब्यूशन को जल्द से जल्द करना होगा। इसका प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हो जाए तो हम हर एक व्यक्ति तक ये फूड ग्रेन्स जो हैं वो पहुंचा सकते हैं। इसका फिस्कल कॉस्ट कितना होगा? इसका कॉस्ट होगा हमारी जीडीपी का 0.4%। तो इसका मतलब ये भी है कि एफसीआई के ऊपर जो एक कर्ज है, ड्यूज़ हैं, तो वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त ये है कि हम हमारे लोगों का पेट भरे, रादर दैन एफसीआई का जो ड्यू है उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, तो सबसे पहले हम लोगों की फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, विच इज़ क्वाइट लॉजिकल। तो ये जो डिसीजन है एक्सटेंड करने का, तो इसको आप एक फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज का एक बहुत बड़ा स्टेप। इसके अलावा अब सरकार को एमजी नरेगा में भी ज़्यादा पैसे इंजेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी मैं एक मेरे फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, और मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, सीमेंट के साथ जुड़ी हुई उनका बिजनेस है, सीमेंट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ही वॉज टेलिंग मी कि अभी ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, लेकिन उनके पास मज़दूर नहीं है। कुछ उनके जो मध्य प्रदेश से मज़दूर आते हैं, कुछ लोग गुजरात के कुछ रीजन से आते हैं, कुछ लोकल मज़दूर हैं। तो जो मध्य प्रदेश वाले और गुजरात के दूर रीजन वाले जो मज़दूर हैं वो अपने गांव वापस चले गए हैं, तो उनको पैसे भेजने पड़ेंगे, उनको वापस बुलाना पड़ेगा। तो लेबर ना होने की वजह से काफ़ी, और लोग भी घबरा गए हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। तो अब अगर कुछ लोग वापस नहीं आना चाहते, वो गांव में ही रहना चाहते, तो उनको एटलीस्ट एमजी नरेगा के तहत काम मिल जाए। तो इसके लिए भी एमजी नरेगा का फंडिंग जो है वो एक्सपांड करना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है, बाय द वे, ये आर्टिकल जो है ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और बाकी के 3 आर्टिकल्स जो हैं वो द हिंदू के हैं, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल के बारे में। मिशेल गुर अरियह, ये सीनियर इजराइल के डिप्लोमेट हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा, आज के द हिंदू में इसको प्रिंट किया गया है। एवरी वॉर इज़ ट्रेजिक, हर एक युद्ध जो है ये एक दुखद एक्सपीरियंस होता है, और युद्ध में कोलेट्रल डैमेज भी होता है। कोलेट्रल डैमेज यानी कि सामूहिक निषेध, यानी कि सिविलियंस की भी, जिनका कोई कसूर नहीं है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़े हुए नहीं है इस युद्ध के साथ, उनकी भी जान चली जाती है। तो दैट इज़ व्हाट कोलेट्रल डैमेज इज़। अब आप देखिए, हम बात कर रहे हैं, इजराइल के एक सीनियर डिप्लोमेट ने लिखा है, तो उन्होंने इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारे सामने रखा है। अब हमें पता है, कुछ टाइम पहले की बात है कि कैसे गाज़ा में से रॉकेट्स लॉन्च किए गए, और फिर इजराइल ने डिफेंड किया, और इजराइल ने फिर अटैक्स किया, ये सारी चीज़ें, काफ़ी ब्लड शेड हुआ। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जो एक ये जो प्रोपोर्शनलिटी वाला जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है आप कह सकते हैं, तो इसमें ऐसा है कि आप कोई भी अगर मिलिट्री अटैक करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि कम से कम सिविलियन डैमेज हो, या फिर ना के बराबर, या फिर सिविलियन डैमेज ना हो। एक मिलिट्री कमांडर जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास वेपन्स है तो वो कुछ भी धड़ाधड़ आप लॉन्च कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है।
एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री जो होती है, एक रिस्पॉन्सिबल देश जो होता है, उसके मिलिट्री कमांडर का चैलेंज ये होता है कि उनको सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर वो अटैक करते हैं तो क्या उनके पास कॉन्क्रीट और डायरेक्ट मिलिट्री एडवांटेज होगा। अगर आप किसी रीजन के ऊपर अटैक करेंगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके देश का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़, आपको ये देखना है कि आप मिलिट्री टारगेट्स को हिट करें। अगर कोई ऐसा घर है, भले ही किसी सिविलियन का घर हो, लेकिन उस घर को अगर सिविलियन एरिया में अगर एक घर है और उसको वेपन डिपो की तौर पर उसको इस्तेमाल किया, वहाँ पर सारे हथियार, गोला बारूद, ये सारी चीज़ें रखी गई है, तो फिर उस चीज़ को आप अटैक कर सकते हैं। वो एक लॉफुल टारगेट आपके लिए बन जाता है। दूसरी चीज़, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोलेट्रल डैमेज कितना होगा, कितने सिविलियंस जो हैं उनकी जान इस अटैक में जाएगी। कम से कम लोगों की जान जाए। अगर कम सिविलियन प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है तो कम से कम सिविलियन प्रॉपर्टी डैमेज हो, ये भी उनको कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसमें लो तो ये भी है कि अगर लेट्स से एक आतंकवादी को मारने के लिए अगर आप 10 सिविलियंस की जान लेते हैं तो ये ऑपरेशंस जो हैं इसको अनलॉफुल कहा जाता है। ये आप नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड इंटरनेशनल लॉ में। वो उस आतंकवादी को आपको जाने देना पड़ेगा, ये एक टफ डिसीजंस लेना पड़ेगा। अगर 10 आतंकवादी को मारने के चक्कर में अगर एक सिविलियन की जान चली जाती है तो भी ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन फिर एक टफ डिसीजन लेना ही पड़ता है। आप एयर स्ट्राइक करेंगे तो किसी व्यक्ति को एक बहुत बड़ा पत्थर भी लग गया और इसकी वजह से उसकी जान चली गई, तो कुछ ऐसी भी सिचुएशन होते हैं। तो इट्स वेरी डर्टी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक मिलिट्री कमांडर के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी के कमांडर्स जो होते हैं या फिर डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनके लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंज हो जाता है। लेकिन हमास जो हैं, हमास के बारे में आर्टिकल में लिखा गया है कि ये डबल वॉर क्राइम करते हैं। क्या करते हैं, एक तो इजरायली सिविलियंस को टारगेट करते हैं, स्कूल्स, एयरपोर्ट, ये सारी जगहों पर। दूसरी चीज़, वो कहाँ से ये सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, सिविलियन पॉपुलेशन के बीच में रहकर। वो कोई बॉर्डर के ऊपर या फिर उनके कोई ऐसे एरियाज़ नहीं है, वो लोगों के बीच में रहकर रॉकेट्स छोड़ रहे हैं। फिर उनको मारने के लिए इज़राइल को रॉकेट्स या फिर जो भी स्ट्राइक्स हैं वो करनी पड़ेगी सिविलियन एरिया में इनको मारने के लिए। तो ये जो हमास है, ना तो वो अपने लोगों के बारे में या फिर गाज़ा में रहने वाले लोग जो हैं उनके बारे में नहीं सोचता है, वहाँ से अटैक्स करते हैं और फिर जब सामने से अटैक आते हैं तो उनकी जान तो जाती है, कोलेट्रल डैमेज भी होता है। तो ये एक डबल एब्यूज़ होता है इंटरनेशनल लॉ जो है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का लॉ। तो इसको जानबूझकर डैमेज करते हैं। और फिर राइटर जो हैं इजरायली डिप्लोमेट है, तो ऑफकोर्स वो इजराइल के बारे में कहेंगे कि जो क्वेश्चंस जो हैं वो हमास के ऊपर नहीं, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो इजराइल के ऊपर उठाए जाते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपके लिए एक नया प्रश्न है एंड ऑलरेडी एक मैंने प्रश्न आपको पूछ लिया। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।